डियर स्टूडेंट, सर्किट हम लोगों ने अभी जैसे पहले डिस्कस कर रखा है, बिल्कुल उसी तरह से अरेंज कर दिया है। कैसे सर्किट हम लोगों ने अरेंज किया है ये पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग रीडिंग लेना सीखेंगे। और कंपैरिजन है हम लोगों का, तो कम से कम 4 रीडिंग हम लोगों को लेनी है। यानी 4 E1 के लिए लेंगे, 4 E2 के लिए लेंगे और चारों का हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकाल करके जो भी कॉमन हमारे उसका जो एवरेज आएगा वो हम लोग अपने फाइनल आंसर में मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आता हूं अपने प्राइमरी सोर्स पे। तो यहाँ मेरे को 4 वोल्ट रखना है, ऑलरेडी मैंने पहले बता ही दिया है आपको। अब बात आती है सर्किट लगाने की। तो देखिए ये हमने यहाँ कॉमन टर्मिनल बनाया हुआ है। कॉमन टर्मिनल सीधे से मेरे पास 3 सेल हैं। मेरे पास लेक्लांचे है, डैनियल है और मेरा जो एक्सटर्नल सेल है जिससे मैं इसको फैड करता हूँ, ड्राइवर सेल हम लोग इसको कह सकते हैं या ड्राइवर बैटरी कह सकते हैं। तो ड्राइवर बैटरी का पॉजिटिव, देखिए ये ड्राइवर बैटरी का पॉजिटिव मैंने नो डाउट सीरीज में 1 मिली एम्पीयर मीटर लगाते हुए लिया है। यहाँ से ये पॉजिटिव लिया, इसका पॉजिटिव लिया, ये लिया, अभी भी ये पॉजिटिव ही है क्योंकि मैं पॉजिटिव से आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब 2 वायर मैंने लिए जो दोनों ही पॉजिटिव एंड मेरे कनेक्ट होते हैं किस पे, जो प्राइमरी सेल्स हैं उनके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्लांचे के लिए देखिए पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर रखा है और ये डैनियल के लिए मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है। तो तीनों पॉजिटिव मेरे को एक ही पॉइंट पे लगाने हैं। तो ये मेरा कॉमन टर्मिनल बन गया। डियर स्टूडेंट, जहां तक इसके नेगेटिव एंड का प्रश्न है तो सीधे सीधे मेरे को नेगेटिव एंड लेना है ड्राइवर सेल का और इस नेगेटिव एंड को पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर देना है। अब बात आती है आगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दोनों में ही जिंक की रॉड है जो नेगेटिव टर्मिनल की तरह से वेव करती हैं। इन दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स को लिया और जो मेरे पास 2 वे की है, देखिए ये 2 वे की है। एक में मैंने डैनियल लगाया हुआ है, दूसरे में लेक्लांचे लगाया हुआ है और सेंटर से मैंने क्या लिया हुआ है, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। 2 होल हैं, ध्यान रहे मुझे एक बार में एक ही होल के अंदर अपना की को इंसर्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़े, गैल्वेनोमीटर के अंदर लिया और गैल्वेनोमीटर से ही हम लोगों ने कंपैरेटिवली एक लॉन्गर वायर के साथ में ये जॉकी लगा ली या स्लाइड वायर की लगा दी। अब स्लाइड वायर की को हम लोग इसके ऊपर पूरे स्लाइड करेंगे और फिर हम वहां से रीडिंग लेने की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं। तो अब मैं समझता हूं सर्किट हमारा जो लगा है वो एक ही बार में हमें रीडिंग दे देगा। जहां सारा ये हो सकता है कि ये ओवर स्केल डिफ्लेक्शन दे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ओवर स्केल डिफ्लेक्शन इसमें बहुत ज्यादा देर तक के लिए न लगा के रखें या जब टेप करते हैं तो हल्का सा लगा के देखें। अगर ओवर स्केल जा रहा है तो वहां पे फिर टेप दोबारा से ना करें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके साथ में एक शंट प्रोवाइड कर दें। तो ये हमारे पास रेसिस्टेंस बॉक्स रखा हुआ है, हम चाहेंगे तो इसको शंट की तरह से यूज कर लेंगे, बाकी अनवांटेड ही है, ज़्यादा जरूरत मैं नहीं समझता कि इसकी कुछ है। अब डियर स्टूडेंट, मैं सर्किट को ऑन करता हूं, पहले एंश्योर हो जाता हूं कि मेरा सर्किट सारा ठीक है। सर्किट ठीक है तो फिर मैंने इसको ऑन किया, पैरेलल लैंप ऑन हो गया। सबसे पहली बात मैं देखता हूं यहाँ पे मेरे को मिली एम्पियर्स में, आई थिंक ये 70 या 80 जो भी रीडिंग आ रही है सामने से ही अच्छे से दिखेगी आप लोगों को। तो ये रीडिंग इसमें आना शुरू हो गई। इसका मतलब जो मेरा ड्राइवर सर्किट है वो तो कम से कम ठीक है, क्योंकि अगर ड्राइवर सर्किट में कहीं फॉल्ट होता तो इसके अंदर रीडिंग ना आती। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और भी बताना चाहूंगा, गलती से कोई स्टूडेंट अगर इसको उल्टा कनेक्ट कर देता है तो ये रीडिंग जो है वो 0 से नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो आप तुरंत, मतलब ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो तुरंत से आप इसको चेक कीजिएगा। अगर ये 0 से नीचे जा रहा है तो इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दीजिएगा। अगर पहले से ही आप एंश्योर हैं, आपको सब कुछ पता है, तो ये कभी नेगेटिव में जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये मेरा ड्राइवर सेल बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैं मान लीजिए इसमें से जो मेरे पास लेक्लांचे सेल है इसको E1 कहता हूं या L1 कहता हूं, इट्स योर चॉइस, आपने नॉमेनक्लेचर देना है कैसे भी दीजिए। तो E1 के लिए मैं प्लग इंसर्ट करूंगा जिधर मेरा E1 है, ये मैंने इसमें प्लग इंसर्ट किया। आप देखेंगे दूसरे वाला प्लग मेरा अनप्लग पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अब मुझे एट ऑल फर्स्ट यहाँ बोथ साइड डिफ्लेक्शन चेक करना है कि भैया मेरा बोथ साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने फर्स्ट वायर पे लगाया लेफ्ट और लास्ट वायर पे लगाया राइट, इसका मतलब बोथ साइड डिफ्लेक्शन है। तो ठीक है, अब मेरे को नल पॉइंट मिल जाएगा और मेरा सारा सर्किट जो सेल 1 के लिए है वो बिल्कुल ठीक है। तो डियर मैं रीडिंग लूं इससे पहले ये बनता है कि मैं दूसरे सेल के लिए प्लग को इंसर्ट करके, अब देखिए पहले से हटाया दूसरे में लगा दिया। अब मैं अगेन बोथ साइड रिफ्लेक्शन चेक करूं, देखिए लेफ्ट और ये राइट। ध्यान रहे पहले सेल के लिए जिधर लेफ्ट था उधर ही दूसरे सेल के लिए भी लेफ्ट है, पहले सेल के लिए जिधर राइट था उधर दूसरे सेल के लिए भी राइट ही है। तो ये मैं जब एंश्योर हो गया तो अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब मैं रीडिंग ले सकता हूं, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एंड एरर है उसको मिनिमाइज करने के लिए मेरी जो रीडिंग्स हैं वो जैसे 10 वायर्स हैं तो 10 वायर्स में से 5th वायर के ऊपर कहीं रीडिंग आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक एक करके वायर पे पहले देखता हूँ इसको
मेरी रीडिंग कहाँ ऑल्टर करती है। देखिए लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, देखिए राइट गया। अब निश्चित सी बात है कि ये जो दो वायर हैं, इन्हीं दो वायर के बीच में मेरे को रीडिंग कहीं मिलने वाली है। तो अब मुझे इस वायर के ऊपर इसको स्लाइड करना होगा। देखिए मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं, ध्यान रहे कि जो नीचे वाला वायर है वो कटे ना, ब्रेकअप ना हो इसकी वजह से। ये देखें, ये देखें, अभी भी ये मेरे को मिल रहा है डिफ्लेक्शन। तो मैं अब इससे नीचे वाले वायर पे जाना पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है इसके ऊपर रस्ट आ गई है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से रस्ट, जो हमारा सैंड पेपर होता है या वट एवर, सो कोई हार्ड पेपर लेकर के उससे थोड़ा सा रब अप कर लें, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ मेरा ऑलमोस्ट ये नल पॉइंट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये फ्लक्चुएट करने के पीछे भी रीजन वही है कि नो डाउट यहाँ कहीं रस्ट है। तो ये रस्ट अगर मैं साफ कर दूंगा, अब ज़्यादा हार्ड हैंड से इसको करूँगा तो निश्चित सी बात है वायर मेरा कट सकता है। अब चूंकि लॉकडाउन रहा, इस ड्यूरेशन में कोई यूज़ नहीं इसका हो पाया, तो इसके ऊपर रस्ट आना स्वाभाविक है। ये देखिए यहाँ मेरा नल पॉइंट आ गया। तो ये मेरा E1 के लिए नल पॉइंट आ गया। अब मुझे किस तरह से रीडिंग लेनी है, ध्यान रहे आप पेन से कभी भी इसको जो पोटेंशियोमीटर है ख़राब ना करें। ये आपने यहाँ पे अपने फिंगर को लगा लिया या नेल को लगा लिया और इस सर्किट को ऑफ कर दिया, कंटिन्यूस करंट आपने नहीं फ्लो करानी है, ये बात ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, अब रीडिंग लेने का तरीका क्या है, जहां भी मेरा कॉमन टर्मिनल है, मैंने यहाँ पे कॉमन टर्मिनल बनाया हुआ है, तो ये मेरा 0 है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं हेल्प लेना चाहूँगा किसी स्टूडेंट की। बच्चे आप जो है ना अपना यहाँ पे फिंगर लगा लो, एक बार कोई भी स्टूडेंट एक लगा लो, बस यहाँ फिंगर लगा लो, ये फिंगर लगा लो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये मेरा 0 शुरू हुआ, 0 से फर्स्ट वायर का एंड जो है वो 100 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि जो 100 सेंटीमीटर है यही मेरा यहाँ नीचे भी 100 सेंटीमीटर है, बिकॉज ऑफ कॉपर की थिक स्ट्रिप से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इसका तो कोई रेसिस्टेंस होगा ही नहीं। अब ये 100 सेंटीमीटर यहाँ था, अगर मैं दूसरे एंड पे यहाँ आया तो 200, अगेन दैट इज 200। अब 200 से आगे मैं 300 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे 300 हो गया और ये नीचे भी यहाँ पे मेरे को 300 रहा। अब ये 300 से आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो 300 से आगे बढ़ने का मतलब ये मेरा 300 है। तो अब निश्चित सी बात है मेरे को ये नीचे वाला जो स्केल है इसको यूज करना है। 300 से मैं आगे बढ़ता हूँ और जहाँ इस बच्चे का हाथ है, हटाओ बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रीडिंग है, तो अब मैं इसके सामने ये नीचे वाला स्केल देखना पसंद करूंगा। तो अगेन आप यहाँ पे सेट स्क्वायर लगाएंगे, तो एक साइड उसकी पैरेलल होगी वायर के और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली यहाँ स्केल पे प्रॉपर दे देगी। तो इट इज अराउंड 41 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपका ये 341 आपका रीडिंग आ गया। तो 300 कंप्लीट, यानी 3 वायर कंप्लीट थे और जो चौथा वायर था उसके ऊपर 41 आ रहा था, तो दैट इज 341। तो E1 के लिए आपकी जो रीडिंग है सेंटीमीटर में वो 341 आ गई। अब आपने E2 के लिए क्या करना है, सिंपल सा इसकी को दूसरे प्लग में इंसर्ट करना है, इसको यहां से ऑन करना है, यहां देखना है कि क्या करंट सेम है, जितना मैंने E1 के लिए रीडिंग ली थी वही करंट है। अगर वही करंट है तो फर्दर मैं यहां नल पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा। देखिए नो डाउट मैं इसी तरीके से वायर्स पे चेक करूंगा, जहां भी मेरा वायर से डिफ्लेक्शन ऑल्टर कर रहा होगा वहीं मैं रीडिंग लेने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी भी ये वन साइड ही जा रहा है, अभी भी वन साइड जा रहा है। हाँ देखिए अब ये इस वायर पे दूसरी साइड है, तो नो डाउट मेरे को जो है इस वायर के ऊपर स्लाइड करके देखना चाहिए। अगेन वही प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर इसका रेसिस्टेंस हट जाएगा, 4 से 10 बार यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो निश्चित सी बात है इसका रेसिस्टेंस अपने आप से हट जाएगा, जो रस्ट है वो हट जाएगी। रस्ट हट जाएगी तो ये प्रॉपर फिर जो है बैलेंस कंडीशन पे मेरे को मिल जाएगा और बार बार नहीं हिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए अब ये वाला जो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है दैट इज अराउंड हियर, ये मेरे को मिल गया, ये इसका नल पॉइंट मिल गया। अब मुझे अगेन वही करना है, यहाँ पे अपनी फिंगर को लगाना है और फिंगर लगाने के बाद में इस सर्किट को ऑफ करना है, जिससे कि कंटिन्यूस करंट फ्लो ना हो। अब इसको अगर मैं देखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वन वायर मेरा यहाँ कंप्लीट है, तो 100 सेंटीमीटर, और 100 के बाद में ये सेकंड वायर है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वायर है तो मैं यहाँ 0 से अपनी रीडिंग को शुरू करूंगा। जो नीचे वाला स्केल है आपकी तरफ वाला, इस स्केल पे इसको लाना चाहूंगा, तो दैट इज 65, तो दैट इज 165। तो जो सेकंड सेल है उसके लिए मेरा जो बैलेंसिंग पॉइंट है दैट इज ऑन 165
ये मेरे को कॉन्सेप्ट मिल गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, पहला आया था मेरा 341 डिवाइडेड बाई 165। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं इसको कंपेयर कर लूंगा। बस ध्यान रहे कि अगर मैंने इसको E1 कहा है तो हमेशा मैं इसको E1 के करस्पॉन्डिंग ही इसका बैलेंसिंग लेंथ निकालूं। इसको मैंने E2 कहा है तो हमेशा मैं ये लो, कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो चाहें तो आप जो है एक पेपर टैग लेकर के इसके ऊपर लगा लें कि दैट इज E1R और दैट इज E2, तो आप भूलेंगे नहीं। वैसे तो फिजिक्स के बच्चे हैं, बहुत सारे लंबे लंबे फॉर्मूले याद रखते हैं, तो ये छोटी सी बात तो आपको याद रहेगी। अब आती है दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग हम कैसे लें। तो दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग लेने के लिए नो डाउट मैं यहां से करंट को वेरी करूंगा। अब करंट वेरी करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ड्राइवर सेल में अगर मेरे पास रोटरी है, ये जैसे रोटरी है तो मैंने 4 वोल्ट पे लिया था, अब मैं इसको 6 वोल्ट पे कर लूँ। तो जैसे ही मैं 6 वोल्ट पे करूंगा तो देखता हूं कि जो पहले करंट थी उससे ज्यादा करंट मेरी हो गई, यानी अब मैं कैपेबल हूं, दूसरी रीडिंग मेरी आ जाएगी। ठीक है, तीसरी रीडिंग लेनी है तो मैं करंट थोड़ी सी और भी बढ़ा करके इसमें ले सकता हूं। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास ये वेरिएबल सोर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक रिहोस्टेट लगा लेंगे। अब उस रिहोस्टेट की हेल्प से आप इस करंट को गवर्न कर लेंगे, तो डिफरेंट करंट पे। और बेटर यही होगा कि आप पहली जो रीडिंग E1 E2 के लिए ले रहे हैं तो उसमें कितना करंट था आप एक जगह मेंशन कर लें, दूसरी रीडिंग पे कितना करंट था वो मेंशन कर लें, तीसरी रीडिंग पे कितना करंट था ये आप मेंशन कर लें। तो इस तरह से 4 रीडिंग आप लेंगे। अगर आपका सर्किट प्रॉपर है, आपके वाइवा के क्वेश्चंस ठीक हैं, तो मैं समझता हूं इससे आसान कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। अब नाउ यू आर टोटली फ्री, आप आराम से यहां पे रीडिंग लीजिए और अपनी अपनी फाइल्स में लिख लीजिए, उसको कंप्यूट करके देख लीजिएगा। इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता है ही, 1.33 होती है लेक्लांचे के लिए और डैनियल के लिए 1.1 होती है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस का हो सकता है या व्हाटएवर सो EMF फाइंडिंग का हो सकता है, वो इस साल हम लोगों को करना नहीं है तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बाकी तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा सर्किट में हम लोग चेंज करते हैं और वो भी बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वाइवा के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था कि लेक्लांचे सेल में ये जिंक रॉड क्या करती है, यहाँ पे जिंक रॉड क्या करती है, या इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं, NH4Cl है, ऑब्वियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा होता है, चारकोल भरा होता है, कार्बन की रॉड होती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। आयनिक रिएक्शन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, वाइड फील्ड है, जितने आप आंसर देते चले जाएंगे उतने वो पूछते चले जाएंगे। आप पहला ही गलत दोगे तो दूसरा ज्यादा से ज्यादा पूछेगा बंदा, दूसरा भी आपने गलत दे दिया तो वो सोचेगा यार ये तो बेकार है, इसने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, तो आपको वो जल्दी फ्री कर देगा। वो अपना क्यों टाइम खराब करेगा, टाइम उस बच्चे के ऊपर खराब करना पसंद करेगा जिसको वो कुछ सिखाना चाह रहा है, और सिखाएगा किसको, जो वो सीखना चाह रहा है। अब बच्चा जो पढ़ता है वही सीखना चाहता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो आप जितने क्वेश्चंस के आंसर सही देते चले जाएंगे आपके वाइवा का टाइम बढ़ता चला जाएगा और नो डाउट आपके मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये एक ही वाइवा या एक ही इंटरव्यू की बात नहीं है, हर इंटरव्यू में ऐसा ही होता है। आप जैसे UPSC का इंटरव्यू फेस करने जाएंगे वहां भी यही होगा कि अगर आपकी साइकोलॉजी एज वेल एज आपका कंटेंट ठीक है तो वो आपका इंटरव्यू लंबा लेते हैं, अदरवाइज तो ये सोचते हैं कि यार बेकार है, छोड़ो हटाओ। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर लंबा इंटरव्यू आपका हो रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इसलिए आपसे कोई पूछ रहा है। अब अगर आप रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं तो कोई आपसे क्या पूछेगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ।